सुखनगर राज्य, जहाँ 3 भाई रहते थे। बड़े का नाम दुर्जन, मंझले का नाम चंचल और सबसे छोटे भाई का नाम था सुधीर। पिताजी गुजर चुके हैं। तीनों भाई का विवाह भी हो गया। आज तीनों भाई पिता की संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं। देखो भाई, मैं सबसे बड़ा हूँ, इसलिए मैं बंटवारे का काम करूँगा। बोलो, तुम लोगों को मंजूर है? भैया मैं तो मंझला हूँ, आप जो कहोगे मुझे स्वीकार है। भैया आप दोनों तो मेरे बड़े भैया हो, मैं तो सबसे छोटा हूँ। आप लोग जो फैसला करोगे मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। पिता के जाने के बाद आप दोनों को मैं पिता स्वरूप मानता हूँ। तो फिर ठीक है, सबसे पहले हम खेतों का बंटवारा करते हैं। देखो भाई, हमारे पास 2 खेत हैं और एक मेड़ है। हम लोग 3 भाई हैं, इसलिए 2 खेत में से एक मैं और एक मंझला चंचल का होगा और बचा मेड़ छोटा भाई यानी कि सुधीर का होगा। अरे वाह, बहुत अच्छा निर्णय है भैया, मुझे मंजूर है। कहूँ सुधीर, तुम तो चुप हो गए, क्या तुम्हें मंजूर नहीं? नहीं भैया, आप जो कहेंगे वो मुझे मंजूर है। अच्छा तो ठीक है, अब बारी आती है हमारे पिताजी द्वारा लगाए गए आम के पेड़ का। चलो अब आम पेड़ के पास चलते हैं। अब तीनों भाई आम के पेड़ के पास आते हैं। आम के पेड़ में 2 डाली है। दोनों डालियों में आम के फल लदे हुए हैं। देखो भाई, ये है आम का पेड़। अब इसका बंटवारा भी कर लेते हैं। देखो, इसमें 2 डाली हैं और एक जड़ है। इन 2 डाली में से एक डाली मेरा होगा और एक चंचल का होगा और जड़ सुधीर का होगा। बहुत अच्छा भैया, ये फैसला भी मुझे मंजूर है। आप लोग तो बड़े हो, मैं तो सबसे छोटा हूँ। मैं भला आप लोगों के बात को कैसे टाल सकता हूँ? मुझे भी मंजूर है भैया। अब तीनों भाई घर के पास आते हैं। अब घर का बंटवारा भी होना है। तो फिर ठीक है, अब बारी आती है इस घर की। इस घर में 4 कमरे हैं और एक छत है। 2 कमरा मेरा होगा और 2 कमरा चंचल का, और जो खप्पर का छत बच जाएगा वो सुधीर का होगा। दुर्जन के इस फैसले से सुधीर बहुत दुखी हो जाता है। फिर भी बड़े भाई का फैसला मानकर वो कुछ नहीं कहता है। इस तरह घर का बंटवारा भी पूरा हो जाता है। अरे भैया, खेत, पेड़ और घर के बाद और एक जरूरी चीज तो आप भूल ही गए। अरे चंचल, वो क्या जरूरी चीज है जो मैं भूल गया हूँ? संगीत, क्या तुम मुझे याद दिला सकते हो? भैया, पिताजी ने हम तीनों भाइयों के लिए कुछ रुपए पैसे भी तो छोड़ गए हैं, आप उसे कैसे भूल सकते हो? अरे हाँ, याद आया। जरा रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। बड़ा भाई दुर्जन घर के अंदर से एक मटका लेकर आता है जिसमें कई सिक्के भरे थे और उनमें से कुछ पुराने जमाने के सिक्के भी थे। देखो, इसमें से 2 प्रकार के सिक्के हैं। एक जो अभी वर्तमान में चल रही हैं, वहीं दूसरा जो हमारे दादा के दादा जमाने के हैं, यानी कि बहुत पुराने जमाने के सिक्के हैं, जो कि कुछ अजीब धातुओं के बने हैं। तो भैया, अब इन सिक्कों का कैसे बंटवारा करोगे आप? तो सुनो, अभी के जमाने में जितने भी सिक्के चल रहे हैं, उन सिक्कों को मैं और मंझला भाई चंचल ले लेंगे, और जो सिक्के बहुत पुराने हैं, जो कि पुराने धातुओं से बनाए गए हैं, वो सुधीर का होगा। इस तरह दोनों भाई रुपए पैसे को भी ले जाते हैं। देखो सुधीर, पुराने जमाने के सिक्के में सिर्फ 4 ही सिक्के बचे हुए हैं। तुम चाहे तो इन 4 सिक्कों को ले जा सकते हो। और बहुत ही पुराने जमाने के 4 सिक्के सुधीर को देते हैं। भैया, आप दोनों तो सारे रुपए पैसे ले लिए। अगर मेरे तकदीर में ये सिर्फ 4 सिक्के ही लिखा है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। सुधीर अपने हिस्से के 4 सिक्कों को लेकर घर के अंदर जा ही रहा था कि तभी बड़ा भाई रोककर कहता है, अरे सुधीर, तू पगला गया है क्या? तूने सुना नहीं, बंटवारा हो गया है। अब इस घर में हम रहेंगे। तुम्हारा हिस्सा तो छत में है, तुमको तो बंटवारा छत में दिया गया है। अब तुम उस खप्पर छत में जाकर रह सकते हो। इस घर के अंदर अब तुम नहीं रह सकते। अब ये घर हम दोनों का हुआ। भैया, आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कहाँ जाऊँगा? मेरा तो अभी अभी शादी हुआ है, मैं कहाँ रहूँगा भैया? अरे सुधीर भाई, ये तो तुम्हें पहले सोचना था ना, जब बंटवारा चल रहा था। अब पछताए क्या करें जब चिड़िया चुग गई खेत। दोनों भाई ने सुधीर और उसकी पत्नी को घर से धक्के मारकर बाहर कर दिया। वहीं दोनों पति पत्नी गांव के तालाब किनारे अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? अब न घर का रहे न घाट का, कैसे चलेगा जीवन? 2 वक्त की रोटी तो छोड़ो, 1 रोटी भी नसीब में नहीं है। अब रोते जाओ, जी भर के रोते रहो। अकल तो तुम्हारी घास चढ़ने गई थी, मेरी मती मारी गई थी जो मैंने तुम्हारे साथ विवाह किया।
मेरी तो किस्मत ही खराब है। बड़े भाई बोलकर तुमने कुछ ज्यादा ही इज्जत दे दी। देख लिया नतीजा, अब भुगतो। कौशल्या, वो दोनों मेरे बड़े भाई थे। अब बताओ भला मैं उनसे कैसे सवाल जवाब करता। अच्छा, तुम्हारे बड़े भाइयों ने तो अपने छोटे भाई के लिए कुछ नहीं सोचा, सब कुछ तो रख लिया। तुम्हारे हिस्से में क्या दिया है? खेत के नाम पर मेड़ दिया है और पेड़ के नाम पर जड़ दिया है, घर के नाम पर छत दिया है और पैसे के नाम पर ये आदम जमाने के 4 सिक्के दिए हैं। कौशल्या, अब बस भी करो, और कितनी ताने मारोगी। अब छोड़ो उन बातों को। अब मैं क्या करूं कौशल्या, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक काम करता हूं, मैं चौधरी हरसुख के पास इन पुराने सिक्कों को लेकर जाता हूं। शायद इन सिक्कों के बदले मुझे कुछ नए सिक्के मिल जाएं। सुधीर बड़ी उम्मीदों के साथ उन 4 सिक्कों को लेकर चौधरी हरसुख के पास जाता है। अरे सुधीर, तुम यहाँ? बताओ कैसे आना हुआ? चौधरी जी, मेरे पास ये सिर्फ 4 सिक्के ही हैं। क्या आप इन सिक्कों के बदले मुझे कुछ नए सिक्के दे सकते हैं? अरे सुधीर, ये सिक्के बेकार हैं। अब ये चलन में नहीं रहा। भला तुम्हें इन सिक्कों के बदले कौन पैसे देगा? सच में तुम बहुत भोला हो। अब मैं क्या करूं हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ लुट गया। अब देखो सुधीर, मैंने भी तुम तीनों भाइयों के बंटवारे की बात सुनी है। सुनकर बहुत बुरा लगा। दोनों भाइयों ने तो सब कुछ ले लिया और बदले में तुम्हें कुछ नहीं दिया। ऊपर से उन निर्दयी भाइयों ने तुम्हें घर से भगा भी दिया। हे भगवान, ऐसा भाई तो दुश्मनों को भी ना मिले। अब क्या करूं चौधरी जी, लगता है मेरी तकदीर में कुछ नहीं है। मेरा मर जाना ही ठीक है। तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता। सुधीर, पता नहीं क्यों, वैसे तो मैं किसी के ऊपर दया नहीं करता, फिर भी तुम्हारा दुख देखकर मेरे जैसे कठोर दिल भी आज पिघल गया। एक काम करो सुधीर, कल से तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे खेतों पर काम करो। मैं जितना मजदूरी दूसरी मजदूरों को देता हूँ, उससे ज्यादा मजदूरी मैं तुम दोनों को दूंगा। वैसे भी तुम्हारे पास अभी कोई काम नहीं है। हाँ चौधरी जी, मैं आपके यहाँ काम करूंगा, मेरी पत्नी भी काम करेगी। ठीक है सुधीर, तो फिर कल सुबह से खेत पर काम के लिए आ जाना, और ये तुम अपने सिक्के अपने पास ही रखो। शायद यही तुम्हारी 4 सिक्कों की तकदीर वाली निशानी है। सुधीर उदास होकर वापस अपनी कुटिया पर आता है। सुधीर की पत्नी रास्ता देख रही थी। सुधीर अपनी पत्नी के पास आकर सारी बातें बताने लगता है। अब यही दिन देखना बाकी था, अब हमें दूसरे के खेतों में काम करना पड़ेगा। हाय रे मेरी किस्मत। अब देखो कौशल्या, तुम ज्यादा ज्ञान मत दो, हमें काम मिला है, कैसे काम पर जाना है। इस तरह दिन गुजरता गया। सुधीर और कौशल्या अब चौधरी हरसुख के खेतों पर काम करने लगे। रोजी रोटी का एक जरिया उन्हें मिल गया। खेतों पर फसल लहलहाने लगी। अरे भैया, इस साल तो हमारा फसल बहुत अच्छा हुआ है। हाँ भाई, इस साल तो बहुत ज्यादा फसल हुआ है। इस साल बहुत आमदनी होगी। अब चलो भैया, अब घर चलते हैं, कल सुबह फिर आएंगे। अरे कौशल्या, देखो सुबह से दोपहर हो गया है, खाने का वक्त आ गया है, चलो कुछ खा लेते हैं। वैसे आज खाने में क्या है कौशल्या? घर में जो भी थी रुखी सुखी सब ले आई हूँ, जाकर ठूसो। थके हारे सुधीर और कौशल्या दोनों खेत के एक किनारे में बैठकर खाना खाने लगते हैं। अरे कौशल्या, क्या हुआ? तुम अचानक खाना क्यों बंद कर दी? नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। क्यों कौशल्या, क्या हुआ, बताओ भी। देखो ना, हम कितना काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। ऐसा कब तक चलेगा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारा कोई संतान भी हो जो बुढ़ापे में हमारा सहारा हो? हाँ कौशल्या, बार बार मैं भी यही सोचता हूँ, पर क्या करें, ये सब हमारे हाथ में नहीं, ये तो ऊपर वालों के हाथ में है। पता नहीं किस जन्म की सजा भुगत रही हूँ। भगवान ने तो हमसे मुंह मोड़ लिया है। बेघर होकर हम भटक रहे हैं। हमारे भाग्य में कुछ नहीं, ना कोई संतान, ना कोई जमीन जायदाद। हाँ कौशल्या, अब तो भगवान पर भी भरोसा उठने लगा है। सुधीर और कौशल्या दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी वहाँ अचानक एक चिड़िया आकर बैठ जाती है। अरे ये देखो, ये तो एक चिड़िया है, हमारे पास ही आकर बैठ गई। लगता है इसे भूख लगी है, हमें इसे कुछ खाने को देना चाहिए। हाँ, तुम इसे कुछ खिला दो, शायद भूख के मारे यहाँ आ गया होगा। कौशल्या ने उस चिड़िया को कुछ चावल दे दिए। चिड़िया कुछ देर कौशल्या को देखती रहती है, फिर चिड़िया उस चावल को खाकर उड़ जाती है। सुनिए सुधीर जी, ये फावड़ा उठाओ और मेरे साथ चलो। पर कहाँ? तुम फावड़ा लेकर कहाँ जाने की बातें कर रही हो? ज्यादा सवाल जवाब नहीं, मेरे साथ चलो, आज कुछ जरूरी काम करना है। क्या? कोई जरूरी काम, वो भी इस वक्त रात को?
हाँ जी, आज हम वो काम करने जा रहे हैं जिसे आपको पहले ही कर लेना चाहिए था। कौशल्या के कहने पर सुधीर फावड़ा उठाता है। दोनों पति पत्नी अपने उस खेत के मेड़ पर आते हैं जो उन्हें बंटवारे पर मिला था। कौशल्या, ये तो हमारा मेड़ है और वहाँ पे जो फसल लगी है, जहाँ पानी भरा हुआ है, वो तो मेरे दोनों बड़े भाइयों का खेत है और हम जहाँ खड़े हैं यही हमारा मेड़ है। इसीलिए तो मैं तुमको यहाँ लेकर आई हूँ बुद्धू। और सुनो, आप इस मेड़ को अभी के अभी तोड़ दो। ये समस्या तुम्हारे भाइयों की है, तुम्हारी नहीं। ये क्या कह रही हो तुम? इससे तो मेरे दोनों भाइयों के पूरे फसल बर्बाद हो जाएगा। बिना मेड़ के भला खेती कैसे हो सकता है कौशल्या? हमारा मेड़ हमारी मर्जी, तोड़े या रखें। अरे वाह कौशल्या वाह, मुझे पता नहीं था, तुम तो बड़ी होशियार हो, अब मुझे समझ में आ गया। इस तरह कौशल्या और सुधीर ने खेत के सारे मेड़ को तोड़ दिया, जिससे खेतों से पानी बह गया और फसल बर्बाद हो गया। अगली सुबह जब दोनों भाई खेत पर पहुंचते हैं, अरे भाई, हम दोनों तो बर्बाद हो गए रे। कितनी अच्छी फसल लगी थी, अब बिना पानी से सब सूख गया। भला अब फसल कैसे होगी? जरूर ये काम सुधीर का होगा, जरूर उसने होशियारी की होगी। हाँ चंचल, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। दुर्जन और चंचल दोनों रोते हुए घर को आते हैं। घर आकर अपनी पत्नियों को सारी कहानी बताने लगते हैं। अरे ये क्या हो गया? देखो जी, मेरी बात सुनो। फसल बर्बाद हो गई है तो कोई बात नहीं, अभी हमारा आम का पेड़ तो है। अब यही एक रास्ता बचा है, वरना हम सब भूखे मर जाएंगे। हाँ भैया, जब आम पक जाएंगे तो हम उसे बाजार ले जाकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। सुनो जी, आज रात हमें और एक काम करना है। जैसे ही शाम हुई, कौशल्या और सुधीर दोनों कुल्हाड़ी लेकर उस आम के पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं जो उन्हें बंटवारे पर मिला था। सुनो जी, क्या यही वो आम का पेड़ है? हाँ कौशल्या, यही तो बंटवारे वाला आम का पेड़ है। एक डाल पर बड़े भैया और एक डाल पर मंझला भैया का अधिकार है। तो फिर हमारा हिस्सा कौन सा है? अरे कौशल्या, मैंने तो पहले ही तुम्हें बता दिया था कि हमारा हिस्सा सिर्फ जड़ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो फिर ठीक है, इस पेड़ की जड़ तो हमारी है, इसलिए इस जड़ को रखें या काटें, हमारी अपनी मर्जी। वे मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका कभी विरोध नहीं कर सकता। पिताजी ने सिखाया था, बड़ों का सम्मान करो। मेड़, लेकिन मेड़ पर तो कुछ उगता नहीं। कोई बात नहीं, जो उन्हें ठीक लगा। जड़ यानी बस जड़, ऊपर के सारे आम तो उनके हुए, पर कोई बात नहीं, मैं छोटा हूँ। छत, बस छत, चारों कमरे उनके, मैं कहाँ रहूंगा, बारिश में क्या होगा, पर मैं कुछ कह नहीं सकता, वे बड़े हैं। 4 सिक्के, बस 4 पुराने सिक्के, उन्होंने सारे नए सिक्के ले लिए, पर शायद मेरी तकदीर में बस इतना ही है। ये क्या कर रहे हैं? मैं तो उन्हें पिता मानता था, क्या पिता अपने बेटे को ऐसे निकालता है? कौशल्या सही कह रही है, मैं बहुत भोला हूँ, मैंने बहुत इज्जत दी और उन्होंने बहुत लूट लिया। कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल रही है, कौशल्या के साथ हूँ, बस यही बहुत है। ये पागलपन है, इससे तो सब बर्बाद हो जाएगा, पर कौशल्या कभी गलत नहीं कहती। चलो देखते हैं। दोनों पति पत्नी आम के पेड़ को काट देते हैं। आम का पेड़ नीचे जमीन पर गिर जाता है। एक जोरदार आवाज होता है। दुर्जन और चंचल दौड़कर पेड़ के पास आते हैं। सुधीर और कौशल्या को दोनों भाई पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो तू है सुधीर, तू हमसे बदला ले रहा है। आज तो तेरा खैर नहीं, तुझे तो इसकी सजा जरूर मिलेगी। अरे रुको भैया, हम इन दोनों को महाराज के पास ले चलते हैं और इनको कोड़े की मार वाली सजा दिलवाते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा चंचल तुमने। सुधीर और कौशल्या को दोनों भाई रात भर कमरे में बांध कर रखते हैं। जैसे ही सुबह होती है, उन दोनों को महाराज विद्याधर के पास ले जाते हैं। महाराज, इन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया। इन्होंने हमारे खेत को बर्बाद कर दिए और हमारा आम का पेड़ भी काट दिया। अब तो सब खत्म, अब तो महाराज के सामने जवाब देना होगा, पर कौशल्या के साथ हूँ, डर नहीं लगता। अब जो होगा देखेंगे, कम से कम मैंने सच बोल दिया। फिर कौशल्या और सुधीर ने दोनों मिलकर महाराज को सब सच बात कह दी। महाराज बात को ध्यान से सुन रहे थे। फिर सारी बात अच्छे तरीके से सुनने के बाद महाराज को सब सत्य पता चल चुका था और महाराज ने न्याय करते हुए चंचल और दुर्जन को 20-20 कोड़ों की सजा सुनाई और सुधीर को उसका हिस्सा दिलाया। और इस प्रकार महाराज ने उचित न्याय किया और इस कहानी के अंत में न्याय की जीत हुई और अन्याय की हार हुई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी का भी हिस्सा नहीं मारना चाहिए, किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए।